जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को सैयद वंश के बारे में और लोदी वंश के बारे में। और इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत जो है आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश और फिर क्या पढ़े आप, तुगलक वंश। अब चौथे नंबर पे आएगा आपका सैयद वंश आएगा और पाँचवें पे आएगा लोदी वंश। और ये दोनों टॉपिक हैं, बहुत छोटे टॉपिक हैं। और इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत जो है ये पूरा आपका कंप्लीट। इसके बाद हम लोग जो कल वीडियो लेके आएंगे, अगला लेक्चर होगा, तो वो जो होगा आपका दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो से सांस्कृतिक शब्दावलियां हैं, प्रशासनिक शब्दावलियां हैं, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, तो फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे विजयनगर साम्राज्य और क्या कहते हैं बहमनी साम्राज्य। तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा, तुगलक वंश। और तुगलक वंश में क्या होता है कि तैमूरों ने क्या किया है, आक्रमण कर दिया है। तो इतना ज़्यादा आक्रमण किया है कि जो अंतिम शासक होता है उसकी हत्या हो जाती है 1412 में। फिर 2 साल तक जो है दिल्ली पे एक क्या कहते हैं, एक दौलत खां नाम का एक राज्यपाल होता है, वो शासक करता है। फिर इसे हराकर जो है खिज्र खां क्या है, दिल्ली की गद्दी पे बैठा। तो जो दिल्ली के गद्दी पे बैठा है ये जो है तैमूर की सहायक से बैठा। किसके सहायक से? तैमूर के सहायक से जो है खिज्र खां ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा और एक नए राजवंश की स्थापना की। और इसका समय क्या है टोटल, तो सैयद वंश का जो समय है ये 1414 से 1451 तक। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जो पहला आपका शासक होता है यहाँ पे ये खिज्र खां होता है। और खिज्र खां जो है ये सैयद वंश का संस्थापक होता है। क्या होता है? ये सैयद वंश का संस्थापक होता है। इसने क्या किया है कि ये जो दौलत खां है ये राज्यपाल होता है। कहाँ का होता है? ये दिल्ली का राज्यपाल होता है। और इसे हरा कर क्या है, दिल्ली की गद्दी पे बैठा और नए राजवंश की स्थापना की और जिसका नाम क्या है, सैयद वंश। आगे हम लोग देखेंगे कि जो सैयद वंश के जो संस्थापक होते हैं खिज्र खां, ये अपने आप को पैगंबर के वंशज मानते हैं। किसके वंशज? पैगंबर के वंशज मानते हैं। नेक्स्ट, रैयत ए आला। देखिए जितने भी दिल्ली सल्तनत पे अक्सर जो है जितने भी क्या कहते हैं शासक हुआ करते रहे, सभी लोग सुल्तान की उपाधि धारण करके बैठते थे। लेकिन इसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। क्या कहा? रैयत ए आला। तो क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला राजा कौन होता है जो रैयत ए आला की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पे बैठता है? उसका नाम है खिज्र खां। तो खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पे बैठा। इसका अर्थ होता है तैमूर का मताहत, यानी कि ये जो है किसके संरक्षण से गद्दी पाए हैं? ये तैमूर के संरक्षण से पाए हैं। और यही जो है रैयत ए आला का क्या होता है, इसका अर्थ होता है। अब ये तो आपके हो गए खिज्र खां। अब दूसरे जो शासक होते हैं मुबारक शाह। कौन होते हैं? ये मुबारक शाह होते हैं। इनका जो समय है 1421 से लेके 1434 तक होता है। अब इनसे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि मुइज़-उद-दीन मुबारक शाह, तो इसने एक सिक्का चलवाया। क्या चलवाया है? एक सिक्का चलवाया और उस सिक्के पे अपना जो है नाम खुदवाया। तो जो उसमें अपना नाम जो है लिखवाया है, क्या नाम लिखवाया है? मुइज़-उद-दीन मुबारक शाह। इस नाम से क्या उसने क्या है, ये सिक्के चलवाए हैं। और उसके बाद इसने सुल्तान एवं शाही की उपाधि धारण की। अभी आपने देखा है जी खिज्र खां ने सुल्तान और शाही की उपाधि धारण नहीं की। क्या धारण की है? रैयत ए आला की उपाधि धारण की। लेकिन जो उसका उत्तराधिकारी होता है मुबारक शाह, इसने जो है सुल्तान एवं शाही की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है आपका कि इसका एक दरबारी इतिहासकार होता है जिसका नाम क्या है? अहमद सरहिंदी। तो अहमद सरहिंदी जो है ये एक इतिहासकार होता है। इसका संबंध सैयद वंश से है। और राजा कौन है? तो राजा आपके हैं मुबारक शाह। क्या होंगे? मुबारक शाह इसके क्या होंगे? राजा होंगे। मतलब मुबारक शाह के शासनकाल में ही ये इतिहासकार होता है। और इसकी जो पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। तो क्वेश्चन पूछेगा तारीख ए मुबारक शाही के राइटर कौन है? अहमद सरहिंदी हैं। और ये किसके दरबारी होते हैं? मुबारक शाह के दरबारी होते हैं। कौन से वंश से संबंधित है? सैयद वंश से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे, ये पॉइंट है मुबारकबाद। तो मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे दिल्ली में, मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे, कहाँ पे? यमुना नदी के किनारे एक नगर की स्थापना करवाया है। और उस नगर का नाम क्या है? मुबारकबाद। क्या रखा है? मुबारकबाद।
आगे हम लोग देखेंगे कि फरवरी 1400, ये 14 नहीं होगा, ये 1434 होगा। क्या होगा? 1434 में क्या है, इसकी हत्या कर दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो हत्या कब कर दी जाती है, ये जो है कर दी जाती है 1434 में। अब मुबारक देखिए, खिजर खां हो गए, फिर मुबारक शाह हो गए, अब इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, और फिर इसके बाद आते हैं आलम शाह। तो इन दोनों से ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं बनते हैं। इनसे आपको याद रखिएगा कि इनके ही शासनकाल में बहलोल लोदी दिल्ली आ चुका था, और इनके सैनिक में क्या है, ये सेनापति के रूप में कार्य करता था। और बहलोल लोदी से इतना खुश हुआ मोहम्मद शाह कि मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि दी। तो देखिए आप लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो आप लोग पढ़ेंगे मुगल वंश में, वहाँ पे भी क्या है तो वहाँ पे भी क्या कहते हैं, खान ए खाना की उपाधि दी गई। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि मोहम्मद शाह ने किसे खान ए खाना की उपाधि दी। तो ये आपके दिया गया है, बहलोल लोदी को दिया गया है, जो कि ये क्या होता है, लोदी वंश का संस्थापक होता है। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अकबर ने भी किसी व्यक्ति को खान ए खाना की उपाधि दी है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आगे हम लोग देखेंगे लास्ट जो शासक होते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह। अब ये शासक बनता है 1445 में शासक बनता है, और फिर 1451 तक ये शासक रहता है। अब ये 51 में इनकी मृत्यु नहीं होती है। ये जो व्यक्ति है 1447 में, कब, 1447 में ये बदायूं जाता है। कहाँ पे जाता है ये व्यक्ति, जो है 1447 में बदायूं जाता है, और बदायूं इसको इतना अच्छा लगता है कि वहीं पे बस जाता है। और फिर जो दिल्ली पे जो यहाँ का राजपाट बहलोल लोदी देख रहा था, फिर क्या करता है बहलोल लोदी, उसने क्या किया कि जो ये अधीन काम कर रहा था, किसके अधीन, अलाउद्दीन आलम शाह के अधीन काम कर रहा था। जब बहलोल लोदी ने देखा कि इस व्यक्ति से दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, तो इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो बहलोल लोदी ने अपने आप को 1451 में स्वतंत्र करके लोदी वंश की स्थापना की, और जबकि ये हमेशा के लिए कहाँ बस गया है, बदायूं में ही बस गया है। और इसकी जो मृत्यु है 1476 में बदायूं में हो जाती है। तो अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु 1476 में बदायूं में होती है। और लेकिन जो इसका जो समय है, ये 1445 से 1451 तक है। अब इसके बाद आते हैं कहाँ पे, लोदी वंश में आते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंशों ने शासन किया है, लेकिन उन 5 वंशों में जो स्टार्टिंग के गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, ये 4 वंश जो होते हैं, ये सब तुर्क हैं। क्या है, ये तुर्क है। लेकिन जैसे ही आपको ये बहलोल लोदी आता है, ये तुर्क नहीं है, ये क्या, अफगानिस्तान से है। तो इसलिए कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का पहला अफगानी शासक। ये अफगान शासक कौन होता है, बहलोल लोदी। इसके पहले जितने भी वंश हुए हैं, जितने भी राजा हुए हैं, सभी क्या थे, तुर्की थे। लेकिन ये क्या है आपका, ये बहलोल लोदी, ये अफगानी है। तो हम लोग देखेंगे इसके बाद लोदी वंश के बारे में। इनका जो समय है 1451 से 1526 तक। तो 1451 से 1526 तक क्या है, आपका लोदी वंश चला है। और इतने वंशों में कुल तीन शासकों ने शासन किया है। तो पहला आपका इब्राहिम लोदी है, दूसरा सिकंदर लोदी, पहला आपका क्या है, बहलोल लोदी, पहला आपका बहलोल लोदी है, दूसरा सिकंदर लोदी, और तीसरा आपका इब्राहिम लोदी। तो स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग चलेंगे। तो पहले आपके क्या हुआ है, बहलोल लोदी। इनका जो समय है 1451 से 1489 तक। तो बहलोल लोदी का समय क्या है, 1451 से 1489 तक। और ये लोदी वंश के क्या होते हैं, ये संस्थापक होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे प्रथम अफगान शासक, तो प्रथम अफगान शासक जो होते हैं, ये बहलोल लोदी होते हैं। नेक्स्ट है, ये जब क्या कहते हैं लोदी वंश की स्थापना करता है, इसके पहले ये सरहिंद का सूबेदार था। तो लोदी वंश के पहले हम कह सकते हैं सैयद वंश के शासनकाल में जो बहलोल लोदी नाम का व्यक्ति होता है, ये सरहिंद का क्या होता है, सूबेदार होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कि बताइए सैयद वंश के शासनकाल में जो क्या कहते हैं बहलोल लोदी कहाँ का सूबेदार था, तो सरहिंद का सूबेदार था। आगे हम लोग देखेंगे हुसैन शाह सरकी। तो ये कहाँ के शासक होते हैं, जौनपुर के होते हैं। कहाँ के, जौनपुर के ये शासक होते हैं। और इतने ये उस समय इनका नाम था
कि ये किसी से हारे हुए नहीं थे। तो हुसैन शाह सरकी जो है ये जौनपुर के शासक होते हैं और इनके ऊपर अटैक किया जाता है बहलोल लोदी के द्वारा, और इस युद्ध में बहलोल लोदी की जीत होती है और हुसैन शाह सरकी की हार होती है। तो जब ये हार जाते हैं हुसैन शाह सरकी, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बहलोल लोदी ने अपने पुत्र, ये बहलोल लोदी का क्या है, ये पुत्र हैं। बताया जाता है कि बहलोल लोदी के कुल 9 पुत्र थे। कितने? 9 पुत्र होते हैं। उनमें से एक था बारबक लोदी। तो बारबक लोदी को जो हुसैन शाह सरकी जो जौनपुर का शासक था, जौनपुर की रियासत बारबक लोदी को बहलोल लोदी ने सौंप दिया। तो इस प्रकार से उसने जौनपुर पे कब्जा भी कर लिया। आगे हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट है प्रथम अफगान शासक। ये तो बता ही चुके कि पहला अफगान शासक, या फिर हम कह सकते हैं दिल्ली का पहला अफगान शासक कौन हुआ है, बहलोल लोदी होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बहलोल लोदी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की। बहलोल लोदी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, मसनद ए आली। मसनद ए आली, तो मसनद ए आली बहलोल लोदी ने अपने सरदारों को कहा। किसे कहा? सरदारों को। तो आपको याद रखना है कि बहलोल लोदी ने अपने सरदारों को किस नाम से संबोधित किया है? मसनद ए आली के नाम से संबोधित किया है। आगे हम लोग देखेंगे, इसने बहलोली सिक्के चलाए। क्या चलवाए हैं? बहलोली सिक्के चलवाए। तो नाम से ही क्लियर है भाई, बहलोल लोदी है तो बहलोली सिक्के चलाए, तो नाम से ही क्लियर है कि बहलोली सिक्के किसने चलवाए? बहलोल लोदी ने चलवाए। नेक्स्ट है आपका ग्वालियर अभियान। तो ये इसका अंतिम अभियान होता है। ये क्या होता है? ये अंतिम इसका अभियान होता है। ये कहानी लगभग 1586-87 की है। कब की है? 1586-87 में इसका अंतिम अभियान होता है। और वहाँ का शासक कौन होता है? ये कीर्तदेव होता है। कहीं कहीं कीर्तदेव की जगह पे रायकर्ण भी लेता है। और ये जो हार जाता है, ये क्या है? ये हार जाता है। और हारने के बाद कीर्तदेव जो है बहलोल लोदी को जो है ये नजराना देते हैं। नजराना मतलब है एक प्रकार का टैक्स। तो ये आपको याद रखना है कि बहलोल लोदी का जो अंतिम अभियान होता है कौन सी रियासत के खिलाफ होता है? तो ये ग्वालियर अभियान इसका अंतिम अभियान होता है। नेक्स्ट है 1589 में जलाली के निकट क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है। 1589 में इसकी क्या है, जलाली के निकट इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, देखेंगे हम लोग, देखिए बहलोल लोदी आपका हो गया है। इसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे? सिकंदर लोदी को पढ़ेंगे। यहाँ से भी जो है जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको हम टिक कर देंगे। तो 1489 से 1517 तक इसका जो समय होता है और ये सबसे खतरनाक होता है। इसका एक इतिहास मिलता है कि इसने ज्वालामुखी मंदिर में, अभी हम बताएंगे ज्वालामुखी मंदिर के जो उसमें ज्वालामुखी मंदिर की जो मूर्ति है, मूर्ति को तुड़वा कर क्या करता है, कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे देता है। और आप लोग पता होना चाहिए लास्ट में इसकी मृत्यु कैसे होती है। तो इसकी जो मृत्यु है, पूरा इसका गला जो है बिल्कुल सड़ जाता है और गले के सड़ने के बाद इसकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर लोदी जो है इसका जो समय है 1489 से 1517 तक है। और हम लोग देखेंगे इसका जो है पूर्व नाम क्या है, निजाम खां। क्या नाम है? निजाम खां। तो सिकंदर लोदी का जो पूर्व नाम, जब दिल्ली की गद्दी पे बैठता है तो सिकंदर शाह लोदी के नाम से बैठता है, लेकिन इसके पहले इसका नाम क्या होता है, ये निजाम खां होता है। क्या होता है? निजाम खां होता है। कब बैठता है? 1489 में। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे ये आपका है आगरा। तो आगरा में आपको याद रखना है 1504 याद रखना है और 1506। तो आगरा को जो है ये सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया। कब? तो 1504 में बसाया। 1504 में बसाया और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। तो 1504 में आगरा नगर की स्थापना की है और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। अब जैसे शहरों की बात करें, जैसे दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक होते हैं राजा अनंगपाल, उन्होंने दिल्ली को बसाया। आगरा को किसने बसाया? तो 1504 में सिकंदर लोदी ने बसाया। अब एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, पटना। तो पटना इसका नाम पहले नहीं था, स्टार्टिंग में इसका नाम था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को बसाया गया है हरियक वंश के एक राजा होते हैं उदयन।
तो पाटलिपुत्र को बसाया गया है उदयन के द्वारा। और फिर मुगल वंश के दौरान एक वंश और आ जाता है शेरशाह सूरी वंश। तो शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित करते हैं। तो पटना वाले ने दो चीज़ याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र को हर्यक वंश के राजा उदयन ने बसाया है, जबकि उसी को नाम चेंज करके किसने बसाया है, शेरशाह सूरी ने बसाया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि आगरा नगर को 1504 में सिकंदर लोदी ने बसाया है और 1506 में इसको अपनी राजधानी बनाया है। हम लोग यूपी जीएस में पढ़ चुके हैं। अगर आपसे पूछे यूपी की जो राजधानी का जो इतिहास है, आपको ये याद रखना है कि 1858 तक जो यूपी की जो राजधानी होती है वो आगरा होती है। फिर 1858 से लेके 1921 तक इलाहाबाद होती है। फिर 1921 से लेके अब तक यूपी की जो राजधानी है ये आपकी होती है क्या, लखनऊ होती है। जबकि यूपी को जो है 1937 में इसका गठन हुआ था और उस समय जो इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर क्या है, इसे 24 जनवरी 1950 को क्या है संयुक्त प्रांत नाम चेंज करके क्या हो गया है, इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया है। इसीलिए आज भी हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। और इसी से बाद में क्या उत्तराखंड जो है इसी से निकलकर बना है। तो हम लोग आगे देखेंगे। अगला शब्द है गुलरुखी। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है गुलरुखी। तो गुलरुखी जो है एक प्रकार से इसका एक उपनाम है, किसका, सिकंदर लोदी का। तो गुलरुखी उपनाम से सिकंदर लोदी क्या है, कविताएं लिखता था। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो सिकंदर लोदी ये कवि भी होता है, एक लेखक भी होता है, लेकिन जब ये कविताएं लिखता रहा है, कोई लेखनी लिखता रहा है, तो अपने जो इसका नाम रियल नाम होता है सिकंदर, उस नाम से नहीं लिखता था, लिखता था ये गुलरुखी उपनाम से। तो क्वेश्चन ये पूछेगा दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक होता है जिसने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी है। तो आपका आंसर क्या होगा, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी हैं। आगे हम लोग देखेंगे, एक पुस्तक है लज्जत ए सिकंदर शाही और एक पुस्तक है फरहंग ए सिकंदरी। तो इसका संबंध है आयुर्वेद से है, किससे है, आयुर्वेद से है। तो इसका जो संबंध है आयुर्वेद से है। और लज्जत ए सिकंदरी का संबंध किससे है, ये आपका संगीत से है। तो लज्जत ए सिकंदरी, जो लज्जत ए सिकंदर शाही है, इसका संबंध संगीत से है। और क्या कहते हैं, फरहंग ए सिकंदरी, इसका संबंध किससे है, ये आयुर्वेद से है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तिब्ब ए सिकंदरी, ये एक पुस्तक है। ये क्या है आपकी, एक पुस्तक है तिब्ब ए सिकंदरी। किसकी है, मियाँ भुइयाँ, है ना। तो मियाँ भुइयाँ जो है यह सिकंदर लोदी के शासनकाल में वजीर के पद पे था। किस पद पे था, वजीर के पद पे था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सिकंदर लोदी के शासनकाल में वजीर के पद पे कौन होता है, मियाँ भुइयाँ होता है। और इसकी पुस्तक कौन सी है, तिब्ब ए सिकंदरी। कौन होती है, तिब्ब ए सिकंदरी। और मियाँ भुइयाँ ने ही मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया है। मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया है। इसे दाल की मस्जिद भी कहते हैं, मोठ की मस्जिद को दाल की मस्जिद भी कहते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको मियाँ भुइयाँ से याद रखना है कि इसकी पुस्तक कौन से, तिब्ब ए सिकंदरी, और इसने मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया है। और इस मस्जिद को क्या कहते हैं, इस मस्जिद को कहते हैं दाल मस्जिद भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है आपका, ये आपका दिल्ली में। कहाँ पे है आपका, ये दिल्ली में है। आगे हम लोग देखेंगे, लिखा है गुरु नानक, है ना। तो गुरु नानक आप लोग जानते हैं ये कौन है, ये सिख धर्म के क्या होते हैं, सिख धर्म के संस्थापक होते हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि गुरु नानक ने किस राजा के शासनकाल में सिख धर्म की क्या स्थापना की है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये लोदी वंश में जो आपके शासक होते हैं सिकंदर लोदी, इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने क्या किया है, सिख धर्म की स्थापना की है। इनके शिष्य का नाम क्या होता है, गुरु अंगद होता है, जिन्हें हम लोग आगे पढ़ेंगे लहना के नाम से भी जाना जाता है। बहुत पूछा जाता है कि सिख धर्म का जो संस्थापक हैं गुरु नानक, इनका उत्तराधिकारी कौन होता है। तो गुरु अंगद भी है। इनका एक दूसरा नाम मिलता है गुरु लहना। तो गुरु लहना के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो इन सबको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो ये हम लोग सिख धर्म में पढ़ेंगे। एक पॉइंट और है नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर। तो नगरकोट ज्वालामुखी मंदिर पे इसने क्या किया है, आक्रमण करवाया। और यहाँ पे जो
जो देवी की मूर्ति थी, मूर्ति को क्या है इसने उखड़वा लिया और मूर्ति के जो है खंड खंड कर दिया, और खंड खंड करने के बाद इसे कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। अब सोच लीजिए कि कितना कट्टरपन रहा होगा कि इसने ये गलत काम किया कि इसने मूर्ति को तोड़वा के उसको कसाईयों को क्या है, ये जो है मांस तौलने के लिए दे दिया। अब देखिए जब इसने ये किया है, आप लोग इमेजिन करिएगा कहानी इसकी मृत्यु कैसे होती। तो मृत्यु 1517 में, 1517 में क्या होता है, इसमें इतिहास में ये मिलता है कि 1517 में इसकी गले की बीमारी के कारण, गले की बीमारी के कारण बताया जाता है, कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि इसका जो गला में क्या हुआ, बिल्कुल एक सब फुड़िया टाइप का हुआ, और उसके बाद जो है इसका पूरा गला जो है ये सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, और एट लास्ट इसकी मृत्यु 1517 में हो जाती है। भाई जब गलत काम करेंगे तो सजा भी वैसी इनको ईश्वर ने दिया है। तो 1517 में क्या है, इसकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि हम लोगों को ये चाहिए कि कोई हम लोगों को गलत काम नहीं करना चाहिए, चाहे ईश्वर से संबंधित हो, चाहे इंसान से संबंधित हो। तो हम लोगों को भी क्या इंसानियत और मानवता जो है अपने दिलों में रखनी चाहिए, और इसी के अनुसार हम लोगों को कार्य करना चाहिए, ताकि हम एक समाज में क्या एक रोल मॉडल के रूप में बन सके। और ये जो मंदिर है आपका, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए आपके बहलोल लोधी हो गए, सिकंदर लोधी हो गए, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, इब्राहिम लोदी। और इनका जो समय है 1517 से 1526, कब तक होता है, 1517 से लेके 1526 तक जो है ये इब्राहिम लोदी का ये शासनकाल होता है। और इसका एक भाई होता है जलाल खां। तो उत्तराधिकार के लिए आपस में लड़ाई होती है, तो इसने क्या किया है, जलाल खां को क्या है जेल में बंद करवा दिया, और अपने भाई की क्या है हत्या करवा दी। कौन, इब्राहिम लोदी। तो अपने भाई की हत्या कराकर, और भाई का नाम क्या होता है, जलाल खां। उसके बाद जो है ये दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, कब, 1517 में। आगे हम लोग देखेंगे इसने 1518 में ग्वालियर पे क्या है आक्रमण किया, और वहां पे अपनी जीत क्या है ये फिक्स की। तो इसका जो ग्वालियर पे आक्रमण होता है ये 1518 में होता है। नेक्स्ट आपका है 1517 से लेके यहाँ पे इसको जीत मिलती है, क्या मिलती है, जीत। लेकिन जब ये खतौली का युद्ध होता है, ये राणा सांगा किसके बीच, राणा सांगा प्लस इब्राहिम लोदी के बीच। तो ये जो युद्ध होता है खतौली का युद्ध, ये 1517 और 1518 में होता है खतौली का युद्ध। ये राणा सांगा और किसके बीच होता है, ये आपका होता है इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में राणा सांगा जीत जाता है, और इब्राहिम लोदी की क्या होती है, हार होती है। पूछा जाता है कि खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। किसकी विजय होती है, राणा सांगा की विजय होती है, और इब्राहिम लोदी की हार होती है। अब देखिए इसके बाद ये समय चल रहा था, तो फिर धीरे धीरे समय हुआ और समय आ गया है 1526। तो उस समय जो एक लाहौर का राज्यपाल होता है दौलत खां, कौन होता है, दौलत खां। और आलम खां जो है ये होता है इब्राहिम लोदी का चाचा होता है। और दौलत खां और आलम खां ये आपस में मिले होते हैं, और क्या कहते हैं, ये दोनों लोग जो है इब्राहिम लोदी से खुश नहीं थे। तो जब ये खुश नहीं थे किससे, अपने राजा इब्राहिम लोदी से, ये तो चाचा है और ये क्या आपका राज्यपाल है। तो इन दोनों लोगों ने क्या किया, उस समय काबुल का एक शासक होता है अफगानिस्तान का, उसका नाम था बाबर। तो बाबर को उन्होंने, इन लोगों ने निमंत्रण भेजा कि आप आइए दिल्ली पे आक्रमण करिए, और उस आक्रमण में हम आपका साथ देंगे। हमारे जो राजा इब्राहिम लोदी हैं ये हम लोगों का कहना नहीं मानते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। तो बाबर ये निमंत्रण पा के क्या है वहाँ से अपनी सेना लेके क्या है दिल्ली पे आक्रमण कर देता है। फिर एक भयंकर युद्ध होता है, और युद्ध कब होता है, ये 1526 में होता है, और इस युद्ध को जाना जाता है पानीपत का पहला युद्ध। और इस युद्ध में बाबर की क्या होती है, जीत होती है, और इब्राहिम लोदी की क्या होती है, हार होती है। और इसी हार में जो है इब्राहिम लोदी जो है युद्ध में ही मारा गया। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जो युद्ध भूमि में ही मारा गया, मतलब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में ही क्या है ये मारा गया। इसके अलावा कोई भी शासक युद्ध में नहीं मारे गए हैं। बाकी मरे तो हैं, ये सभी को पता है, लेकिन युद्ध में नहीं मरे। केवल एकमात्र शासक होता है इब्राहिम लोदी
जो कि युद्ध भूमि में मारा गया है। युद्ध कब होता है? 1526 में होता है। नाम क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये मारा जाता है। अब सोचिए, इसका चाचा होता है, ये चाचा होता है, और दौलत खां क्या है? ये लाहौर का राज्यपाल। तो ये भी कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाई। अगर घर का कोई इंसान दुश्मनों से मिल जाता है तो हार तो 100% नहीं, 101% आपको वो क्लियर हो जाएगी, अगर घर का कोई व्यक्ति किससे किससे मिल जाए? दुश्मनों से मिल जाए। इसीलिए कहावत भी बनी है, जैसे रावण हारा है, क्यों हारा है? क्यों हारा है? क्योंकि विभीषण राम जी से मिल गए थे। इसलिए उनके लिए एक कहावत भी बनी है, घर का भेदी लंका ढाए। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि इब्राहिम लोदी की क्या है? ये मृत्यु हो जाती है युद्ध में भी, और इसके बाद लोदी वंश का अंत हो जाता है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? मुगल वंश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मुगल वंश आ जाएगा। और मुगल वंश जो है 1526 से लेके 1857 तक ये मुगल वंश होता है। लेकिन इसके बाद हम मुगल वंश को नहीं पढ़ेंगे। अब आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए, जितनी भी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, ये सब उत्तर भारत की कहानी है। मतलब जैसे हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, और कुछ एरिया आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। हम ये कह सकते हैं नर्मदा नदी के ऊपर वाले हिस्से पे इनका अधिकार था, और नर्मदा नदी के नीचे हम कह सकते हैं गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है। तो दक्षिण भारत में इन लोगों का जो अधिकार नहीं हो पाया था, तो वहाँ पे जो है इस समय दो नए राजवंशों का उदय हो गया था। एक है आपका बहमनी साम्राज्य, एक आपका है विजयनगर साम्राज्य। तो इसके बाद जो है हम लोग मुगल वंश को ना पढ़ के हम लोग पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य को, फिर पढ़ेंगे हम लोग विजयनगर साम्राज्य को, फिर सूफी आंदोलन पढ़ेंगे, और फिर हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद सिख धर्म को पढ़ेंगे, और सिख धर्म के बाद हम लोग आ जाएंगे मुगल वंश में, और फिर मराठा साम्राज्य में। और इस प्रकार से आपका मध्यकालीन इतिहास बहुत ही अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताया करें, जिससे कि हम लोगों को ऊर्जा मिले, ताकि और अच्छा देने की कोशिश करें। फिलहाल जितना मैटर हम लोग दे रहे हैं आप मिलाइएगा, जो कंटेंट है इसका जो है बिल्कुल एकदम सटीक है। अगर नोट्स बना लेंगे आपको सभी क्वेश्चन जो है यहीं से आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।